अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे वन कंपोनेंट फेज डायग्राम, यानी जब हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक कंपोनेंट होगा तो उसकी फेज डायग्राम किस तरह होगी। इससे पहले हम कर चुके हैं फेज डायग्राम और फेज रूल को। तो आज हम देखेंगे हमारे पास जब वन कंपोनेंट हो तो उस सूरत में क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस मौजूद हो, यानी हम प्योर कंपाउंड को जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। अब हम वन कंपोनेंट सिस्टम की फेज डायग्राम देखते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने किया था बिल्कुल सेम यहाँ पे भी डायग्राम बिल्कुल वैसी होगी वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को हम वन कंपोनेंट सिस्टम के तौर पे देख सकते हैं। अगर हम इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई करें, यानी वन कंपोनेंट सिस्टम पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये है हमारे पास गिब्स फेस रूल। तो इसमें अगर हम सी की वैल्यू यानी कंपोनेंट को वन रख देते हैं, ओके, तो वन माइनस पी प्लस टू इज इक्वल टू थ्री माइनस पी, यानी एफ इज इक्वल टू थ्री माइनस पी। किसके लिए? वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। यहाँ पे पी हमारे पास क्या है? फेजिस। अब हमारे पास जब हमने ये देख लिया कि f इज़ इक्वल टू थ्री माइनस पी है, तो तीन केसेस आ सकते हैं। पहला केस हम देखते हैं जिसमें हमारे पास f इज़ इक्वल टू थ्री माइनस वन है, यानी फेज इज़ इक्वल टू वन। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू, यानी हमारा जो सिस्टम होगा बाय वेरिएंट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमारा सिस्टम बाय वेरिएंट होगा, या फिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे हमारा फेज जो है वो वन होगा। पिछली बार हमने किया था कि एक रीजन के अंदर, एक एरिया के अंदर जो फेज होता है वो वन होता है। तो अगर हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एफ को एफ इज इक्वल टू थ्री माइनस पी पे पी इज इक्वल टू वन कर दें, तो वो आंसर आ जाता है टू। तो यानी एरिया के अंदर हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो टू होगा। हमें अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, प्रेशर भी और साथ में टेम्परेचर भी। तो फेज डायग्राम में किसी भी एरिया के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पे टू है। अब यहाँ पे देख लें, सपोज आप इस जी पॉइंट पे आप बताना चाहते हैं, अपने सिस्टम को डिफाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेशर बता दें तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको इसके साथ टेम्परेचर भी बताना होगा। तो किसी भी एरिया के अंदर जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है दो होता है, क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है। आगे हम देखते हैं दूसरा केस जिसमें हमारे पास टू फेजेस आर प्रेजेंट, यानी एफ इज इक्वल टू थ्री माइनस पी टू, थ्री माइनस टू, यानी पी इज इक्वल टू टू। तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? वन। यानी हमें किसी भी एक चीज़ को डिफाइन करेंगे तो हमारा सिस्टम कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा। किसी भी एक वेरिएबल को हम फिक्स करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी फेज डायग्राम में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पी इज इक्वल टू टू होता है। हमने पिछली बार किया था कि कर्व्स के ऊपर दो फेजेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो कर्व्स के ऊपर पी इज इक्वल टू टू होता है, तो इन कर्व के ऊपर हमें अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को हम बता देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। यानी इन कर्व्स के ऊपर हमारा जो सिस्टम है वो मोनो वेरिएंट होगा। अब हमारे पास तीसरा केस क्या है जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में p इज इक्वल टू थ्री है, यानी f इज इक्वल टू थ्री माइनस पी इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे जो फेज डायग्राम है वो कहाँ, कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा जो p इज इक्वल टू थ्री होता है। हमने किया था ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे हमने बोला था कि तीन फेजेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं, यानी p इज इक्वल टू थ्री होता है। तो यहाँ पे जब हम उसका f फाइंड आउट करते हैं तो आ जाता है ज़ीरो, यानी हमें किसी भी वेरिएबल को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रिपल पॉइंट है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे पाया जाता है, तो हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमारा जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट है। अब ये हमारे पास वन कंपोनेंट की फेज डायग्राम है जिसमें हमारे पास कर्व्स हैं, ट्रिपल पॉइंट हैं, एरियाज हैं।
प्रेशर है और एक साइड पे टेम्परेचर है। यहाँ पे हमने कहा था लिक्विड है, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है और यहाँ पे हमारे पास वेपर्स है। इसके बाद हम अपनी पहली एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, जो हमारे पास है द वाटर सिस्टम, यानी H2O की जब हम एग्जांपल लेते हैं तो वो वन कंपोनेंट सिस्टम में आ जाता है। हमें पता है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है, आइस में भी होता है और वेपर्स में होता है, यानी इसके पास फेजेस कितने हैं, 3 फेजेस हैं। और जो कंपोनेंट है वन, यानी आइस अगर लिक्विड फॉर्म में हो या वेपर फॉर्म में हो, हम उसको एक ही केमिकल फार्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो तो वन है, लेकिन इसके फेजेस कितने हैं, 3 हैं। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास कर्व कौन कौन सी है। हमारे पास जो पहली कर्व है वो OA कर्व है, फिर OB है और इसके साथ ही OC कर्व है। ट्रिपल पॉइंट हमारे पास ये O है। अगर एरियाज को देखें, OAC, OAC, OAC ये है। इसके बाद OCB ये वाला, और इसके बाद OBA ये वाला। ये 3 एरियाज हैं हमारे पास, 3 कर्व हैं और एक ट्रिपल पॉइंट है। अब हम अपनी पहली कर्व OA कर्व को देखते हैं। OA पे आप देखते हैं एक साइड पे लिक्विड वाटर है और दूसरी साइड पे वेपर्स हैं। जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। तो इस कर्व को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कर्व या वेपोराइजेशन कर्व। अब यहाँ पे इस कर्व के ऊपर कौन से 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, एक जो है लिक्विड और दूसरा वेपर्स। जो दूसरी कर्व है हमारे पास वो OB कर्व है। अब OB कर्व पे आप देखें एक साइड पे आइस है, दूसरी साइड पे क्या है, वेपर्स है। आइस जब वेपर में कन्वर्ट होगी, यानी सॉलिड जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। और इस कर्व के ऊपर कौन से 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं, एक सॉलिड और दूसरा वेपर्स। जो तीसरी कर्व है हमारे पास वो OC कर्व है। देखिए यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है। जब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो हम उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग कह देते हैं, फ्यूजन कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो कर्व है इसको हम कहेंगे फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग पॉइंट कर्व। अब ये देखें, यहाँ पे एक पॉइंट ए पे लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे हमारा जो फेजेस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी हम किसी भी एक फेज को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर है 374 डिग्री और जो प्रेशर है वो 218 एटमॉस्फेयर है। अब हम अगर कर्व की बात करें तो कर्व पे हमें पता है कि कर्व के ऊपर 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। जो वेपराइजेशन कर्व है उसमें वाटर, लिक्विड और वेपर्स जो है इक्विलिब्रियम पे हैं। OC में हमारे पास आइस और लिक्विड ये इक्विलिब्रियम पे हैं, और OB में हमारे पास सॉलिड और वेपर ये इक्विलिब्रियम पे हैं। यानी 2 फेजेस आर इक्विलिब्रियम ऑन कर्व। और कर्व पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमें पता है कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, फेजेस कितने हैं, 2 + 2, तो आंसर क्या हो जाता है, 1। यानी किसी भी कर्व के ऊपर हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट हमारे पास O है। हमें पता है ट्रिपल पॉइंट पे हमारा वाटर, जो लिक्विड है, जो आइस है और वेपर, ये तीनों इक्विलिब्रियम पे हैं। तो यहाँ पे फेजेस इज इक्वल टू 3 और कंपोनेंट जो है वो 1 है। तो अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना चाहें तो F इज इक्वल टू C - P + 2। आंसर आ जाता है 0, यानी हमें किसी भी चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली, यानी वो फिक्स है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे हमारा ये ट्रिपल पॉइंट पाया जाता है। तो हमें किसी भी चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ट्रिपल पॉइंट पे देखें तो हमारे पास टेम्परेचर है 0.0078 और जो प्रेशर है वो 4.68 है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है।
इसके बाद हम बात करते हैं एरियाज़ में। पहला एरिया हमारे पास लिक्विड, फिर आइस और फिर हमारे पास वेपर्स। हमने किया था कि हर एरिया के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। एक एरिया के अंदर सिर्फ एक फेज़ ही पाया जाता है। तो अगर हम AOC यानी AOC की बात करें तो इसमें सिर्फ लिक्विड पाए जाएंगे। इसी तरह COB की बात करें तो इसमें सिर्फ आइस है, और BOA की बात करें तो इसमें सिर्फ वेपर्स हैं। अब हम एरिया में ए ओ बी इसकी बात करते हैं। तो AOB में हमारे पास वेपर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फेज़ 1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 2 है। हमें अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 2 वेरिएबल्स को बताना होगा। अगर आप देखें यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये 2 लाइंस आ रही हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो मेल्टिंग पॉइंट कर्व के ऊपर जो पॉइंट आएगा 1 एटमॉस्फेयर के कोरस्पॉन्डिंग, वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इसी तरह जो वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा वो उसका वेपर प्रेशर होगा। और हमें पता है जो हमारा वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पे हमारा वाटर जो है वो बॉयल करता है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। इससे पहले हम कर चुके हैं। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, ये एक अनयूजुअल स्टेट होती है, यानी ये आमतौर पे नहीं पाई जाती, लेकिन जब हम अपने सिस्टम को कोई स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने सिस्टम को हिलाते नहीं हैं, तो उस फॉर्म में हमारे पास एक अनयूजुअल स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पे इसको शो किया गया है O प्राइम से। अब O प्राइम किस ये जो स्टेट आएगी किस वजह से आएगी, जब हम अपने वाटर को सुपर कूल करेंगे, यानी हम अपने वाटर को हिलाएंगे नहीं, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना फिक्स करेंगे कि वो आइस बनने की बजाय वो ज़ीरो से नीचे तो जाएगा लेकिन आइस नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि अगर हमें इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट में जो ब्लू कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा है उससे नीचे आते हैं तो क्या होगा, नीचे जब आएंगे तो हमारा प्रेशर हम डिक्रीज करें, क्योंकि हमारे पास वाई पे प्रेशर प्रेजेंट है, तो इससे जब हम नीचे आ रहे हैं तो यानी हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम नीचे जब आते हैं प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, आइस। और लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, लिक्विड। इसी तरह हम ए की तरफ आते हैं तो यानी हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रही है, आइस। और इसी तरह जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं यानी ए प्राइम पे आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट, तो इसमें भी सेम, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम अपना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो हमारा वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और अगर हम नीचे आते हैं तो प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं, तो हमारा जो वाटर है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे वेपर्स बन जाते हैं। और हम अगर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं यानी ए पॉइंट की तरफ, तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं जिससे हमारे पास सॉलिड बन जाता है। और अगर हम इससे ऑपोजिट साइड पे आते हैं तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वेपर्स बन जाते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो अब हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वाटर के केस में OC कर्व यानी फ्यूजन कर्व जो है ये इसका नेगेटिव स्लोप है। तो इसका नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि इसके अलावा जब हम बाकी डायग्राम्स को देखेंगे तो उनका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका नेगेटिव क्यों होता है। इसके कुछ रीजंस हैं, वो ये हैं कि हमें पता है जो वाटर है उसके लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और सॉलिड की कम होती है, जबकि बाकी जो हम सिस्टम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो उसमें जो है लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड की ज़्यादा होती है। लेकिन वाटर के केस में ये ऑपोजिट होता है, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और सॉलिड की डेंसिटी कम है। और जबकि अगर हम सॉलिड का वॉल्यूम देखें वाटर के केस में, तो सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है।
ओके, जबकि बाकी केसेस में ये ऑपोजिट होता है। तो अब अगर हम अपने सिस्टम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी सपोज हमने प्रेशर डिक्रीज किया, अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो अकॉर्डिंग टू द ली शेक्लियर प्रिंसिपल सिस्टम उस साइड पे मूव करेगा जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ होगा? हमारे पास सॉलिड में, यानी प्रेशर डिक्रीज करने से हमारे पास क्या बन जाएगा? वो आइस बन जाएगी। ओके, और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शेक्लियर प्रिंसिपल सिस्टम विल मूव टू डिक्रीज द वॉल्यूम, और हमें पता है वॉल्यूम किसका डिक्रीज होता है? यहाँ पे लिक्विड का। तो सिस्टम हमारे पास क्या बना देगा? लिक्विड बना देगा। ओके, तो अब अगर हमने दोबारा इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड को आइस में, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास वो दोबारा क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। तो अगर हम वाटर का केस देखें तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों का ऑपोजिट रिलेशन होता है, जबकि बाकी केसेस में ये रिलेशन जो है वो ऑपोजिट नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे जो CO कर्व यानी फ्यूजन कर्व होती है उसका नेगेटिव स्लोप होता है, जबकि बाकी केसेस में ये स्लोप नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने वाटर का सिस्टम देखा।